प्राचीन इतिहास से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत भेजे हैं और सच कहूं तो इनमें जानकारी का एक तरह से भंडार है। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों और फिर स्थानीय राजवंशों तक। जी। जब हम छत्तीसगढ़ के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में जंगल, आदिवासी संस्कृति या शायद औद्योगिक खदानें, यही सब आता है। लेकिन इन स्रोतों को देखकर लगता है कि इसकी कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल, कहानी बहुत गहरी और बहुत पुरानी है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़, जो भारत के बिल्कुल दिल में है, वो कैसे प्राचीन काल में साम्राज्यों, व्यापार और विचारों का एक अहम चौराहा बना। यही सवाल मेरे मन में भी था। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? क्या हमें यहाँ इंसानों के होने के सबसे शुरुआती निशान मिलते हैं? हाँ, और ये निशान हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं, उस दौर में जब इतिहास लिखा नहीं जाता था बल्कि पत्थरों पर जिया जाता था। प्रागैतिहासिक काल। जी, प्रागैतिहासिक काल। सिंघनपुर गुफा और महानदी घाटी जैसी जगहों पर हमें हाथ से बनी पत्थर की कुल्हाड़ियां और कुछ औजार मिले हैं। ये पूर्व पाषाण काल के हैं। मतलब ये सिर्फ जिंदा रहने के औजार थे, शिकार करने या चीजों को काटने के लिए। पर क्या हमें इस दौर में कुछ ऐसा भी मिलता है जो सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ महसूस करने या कह सकते हैं कहने के लिए बनाया गया हो? कला की कोई झलक? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ही इस कहानी को दिलचस्प बनाता है। हाँ, मिलती है। जब हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो रायगढ़ के पास कबरा पहाड़ में हमें गुफाओं की दीवारों पर लाल रंग से बनी चित्रकारी मिलती है। चित्रकारी? जी। किस तरह की? छिपकली, घड़ियाल, सांभर, ऐसे जानवरों के चित्र। सोचिए, उस समय का इंसान सिर्फ औजार नहीं बना रहा था, वो अपने आसपास की दुनिया को देख रहा था, समझ रहा था और उसे दीवारों पर उतार रहा था। ये सिर्फ कला नहीं है, ये दुनिया के साथ संवाद करने की पहली कोशिश थी। और ये सिलसिला आगे भी चलता रहा होगा। बिल्कुल। उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल में हमें धनपुर, चिटवा डोंगरी जैसी कई जगहों पर और भी शैलचित्र मिलते हैं। इनमें मानव आकृतियां भी हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जो इन सबसे अलग और थोड़ी रहस्यमयी है। अच्छा। बालोद जिले में धनोरा नाम की एक जगह। वहां ऐसा क्या मिला? वहां लगभग 500 महापाषाण स्मारक मिले हैं। 500? ये क्या थे? कोई मंदिर? नहीं, ये असल में कब्रें थीं। शवों को दफनाने के बाद उनकी निशानी के तौर पर ये विशाल पत्थर लगा दिए जाते थे। आप इन्हें आज के टूम्बस्टोन का हजारों साल पुराना रूप कह सकते हैं। अच्छा। इससे पता चलता है कि उस समाज में मृत्यु के बाद की कोई धारणा थी या कम से कम अपने पूर्वजों को सम्मान देने की एक मजबूत परंपरा विकसित हो चुकी थी। वाह, मतलब पत्थरों पर चित्र बनाने से लेकर पत्थरों से स्मारक बनाने तक का सफर। तो कला और रस्मों रिवाज के बाद अगला बड़ा कदम तो लेखन और कहानियों का होना चाहिए। क्या हमें इस क्षेत्र में उसके भी शुरुआती निशान मिलते हैं? यहाँ कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की तरह हमें यहाँ कोई ऐसी लिपि तो नहीं मिली जिसे हम पढ़ ना पाए हों, लेकिन वैदिक काल के ग्रंथों में इस इलाके का जिक्र जरूर मिलता है, सीधे नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? कौशितकी उपनिषद में विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख है, जो कि यही क्षेत्र है। तो ये पता चलता है कि ये इलाका पूरी तरह से दुनिया से कटा हुआ नहीं था। और फिर तो महाकाव्यों का दौर आता है, रामायण और महाभारत। हमारे स्रोतों में इसका काफी जिक्र है कि छत्तीसगढ़ का संबंध इन दोनों से है। हाँ, और ये इस क्षेत्र की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। रामायण काल में इस पूरे इलाके को दक्षिण कोसल कहा जाता था और मान्यता है कि भगवान राम ने अपने वनवास का एक बड़ा हिस्सा यहीं गुजारा था। मैंने पढ़ा है कि यहाँ की कई जगहों के नाम सीधे रामायण से जुड़े हैं, जैसे सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ियाँ, शिवरी नारायण में शबरी के बेर वाली कहानी, खरौद में खरदूषण का वध, यहाँ तक कि कांकेर के पंचवटी को वो जगह माना जाता है जहाँ से सीता का हरण हुआ था। ये सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन पुरातात्विक रूप से मतलब हम इन दावों को कितना साबित कर सकते हैं? ये एक बेहद जरूरी सवाल है। देखिए, इन घटनाओं का ठोस पुरातात्विक सबूत मिलना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन इन कहानियों का सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। सही बात है। ये कहानियां इन जगहों को सिर्फ भूगोल का एक हिस्सा नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें एक जीती जागती विरासत बना देती हैं। पीढ़ियों से लोग इन जगहों को उन घटनाओं से जोड़कर देखते आए हैं।
तो ये इतिहास और आस्था का एक ऐसा संगम है जहां दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। और महाभारत काल में भी इस क्षेत्र की कोई भूमिका थी? जी हाँ, महाभारत में इस क्षेत्र को प्राक कोसल कहा गया है। सिरपुर, जिसे उस समय चित्रांगदपुर कहा जाता था, वो अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी मानी जाती है। अच्छा। और आज का रतनपुर तब मणिपुर कहलाता था और राजा ताम्रध्वज की राजधानी था। ये सारे संबंध दिखाते हैं कि महाकाव्यों में जिस भारत का नक्शा खींचा गया है, छत्तीसगढ़ उसका एक अहम हिस्सा था। तो इस पौराणिक जमीन पर पहली बार किसी बड़े ऐतिहासिक साम्राज्य के निशान कब और कैसे मिलते हैं? वो मिलते हैं मौर्य काल में, सम्राट अशोक के समय, और ये निशान बहुत ही दिलचस्प है। सरगुजा में जोगीमारा और सीता बेंगरा नाम की 2 गुफाएं हैं। सीता बेंगरा, मैंने सुना है इसे भारत की सबसे पुरानी नाट्यशाला का या कहिए थिएटर माना जाता है। ओह, क्या ये सच है? बिल्कुल, ये एक छोटी सी गुफा है जिसे इस तरह से बनाया गया है कि वहां बैठकर कुछ लोग सामने होने वाला कोई कार्यक्रम देख सकें। और पास की जोगीमारा गुफा की दीवार पर ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? वो एक प्रेम कहानी है। देवदत्त नाम के एक शिल्पी और सुतनुका नाम की एक देवदासी की प्रेम कहानी। एक प्रेम कहानी पत्थरों पर लिखी हुई। ये तो अद्भुत है। मतलब उस समय यहाँ सिर्फ राजा और सेनाएं नहीं, बल्कि कला, नाटक और प्रेम कहानियां भी थी। यकीनन, और सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि मौर्य साम्राज्य की ठोस मौजूदगी का सबूत भी है। अकलतरा, ठठारी, आरंग जैसी जगहों से सैकड़ों मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। सिक्के तो उस समय के सरकारी दस्तावेज की तरह होते थे। बिल्कुल, जहां जिस राजा के सिक्के मिले, मतलब वहां उसका शासन या कम से कम प्रभाव तो था ही। ठीक है, तो मौर्यों ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी। उनके बाद क्या हुआ? मौर्यों के बाद सातवाहन वंश का प्रभाव बढ़ा। हमें राजा अपिलक के तांबे के सिक्के मिले हैं। लेकिन इसी दौर में एक ऐसी चीज मिलती है जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देती है। वो क्या है? बिलासपुर के पास चकरबेड़ा नाम की जगह से मिली हैं रोमन स्वर्ण मुद्राएं। एक मिनट, क्या कहा आपने? रोमन सिक्के छत्तीसगढ़ के बीचों बीच, वो वहां कैसे पहुंचे? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये क्षेत्र, जिसे हम शायद दूर दराज का और जंगलों से घिरा हुआ समझते हैं, असल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था। अविश्वसनीय। यहाँ से शायद कीमती पत्थर या दूसरा सामान उन बंदरगाहों तक जाता था जहाँ से रोम के साथ व्यापार होता था, और बदले में वहाँ का सोना यहाँ तक पहुँचता था। इसने तो मेरे दिमाग में इस जगह की पूरी तस्वीर ही बदल दी। एक तरफ स्थानीय राजा हैं और दूसरी तरफ रोम से आया हुआ सोना। और स्थानीय राजाओं की अपनी दुनिया भी कम दिलचस्प नहीं थी। सातवाहनों के बाद यहाँ वाकाटक और नल वंश के बीच सत्ता के लिए एक खूनी संघर्ष चला। किसी फिल्म की कहानी जैसा है। बताइए, मैं सुनना चाहूंगा। तो नल वंश के राजा थे भवदत्त वर्मन। उन्होंने वाकाटक राजा नरेंद्र सेन पर हमला किया, उन्हें हराया और उनकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया। तो ये नल वंश की जीत हुई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद वाकाटक राजा नरेंद्र सेन के बेटे पृथ्वीशेन ने बदला लिया। अच्छा। उसने नल वंश पर हमला किया, उनके राजा अर्थपति भट्टारक को हराया और मार डाला। और ये सब हमें किसी कहानी की किताब से नहीं, बल्कि रिद्धिपुर और केसरी बेड़ा से मिले शिलालेखों से पता चलता है। वाह। और इसी उथल पुथल के बीच मैंने पढ़ा है कि महाकवि कालिदास भी यहाँ आए थे। हाँ, माना जाता है कि उन्होंने सरगुजा की इन्हीं रामगढ़ पहाड़ियों की खूबसूरती से प्रेरित होकर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम की रचना की थी। और फिर गुप्त साम्राज्य का दौर आया, जब समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में इन दोनों वाकाटक और नल वंशी राजाओं को हराया। हमें रायपुर और दुर्ग से गुप्तकालीन सिक्के भी मिलते हैं, और तालागांव का प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर भी इसी काल का माना जाता है। तो हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य आए और गए, लेकिन क्या कोई ऐसा दौर भी आया जब इस मिट्टी से ही कोई बड़ी ताकत उभरी, जब छत्तीसगढ़ के अपने स्थानीय राजवंशों ने अपनी पहचान बनाई? बिल्कुल, और यहीं से छत्तीसगढ़ का, कह सकते हैं, स्वर्ण युग शुरू होता है। गुप्तों के पतन के बाद कई क्षेत्रीय राजवंश उभरे, जैसे नलवंश, शर्भपुरीय वंश और फिर सबसे महत्वपूर्ण सिरपुर के पांडुवंश। सोमवंश भी कहते हैं जिन्हें। जी, सोमवंश। इन सभी में सबसे खास कौन थे? अगर किसी एक को चुनना हो
तो वो होंगे पांडु वंश के राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन। उनका शासनकाल जो लगभग 595 से 655 ईस्वी तक चला, उसे छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग, ये बहुत बड़ा शब्द है। ऐसा क्या खास था उनके समय में? इसकी कई वजहें हैं। पहली तो ये कि वो खुद बचपन से धनुर्विद्या में इतने माहिर थे कि उनका नाम ही बालार्जुन पड़ गया। लेकिन असली वजह है उनके समय की समृद्धि और स्थिरता। उनके शासनकाल में कला, वास्तुकला ये सब अपने चरम पर पहुंची। पर जो सबसे बड़ी घटना हुई वो थी 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग का आगमन। हुएनसांग? हाँ, उन्होंने तो पूरे भारत की यात्रा की थी। वो छत्तीसगढ़ भी आए थे। हाँ, और उन्होंने अपनी किताब सी यू की में इस राज्य का जिक्र किया है। उन्होंने इसे कियास्लो नाम दिया और यहाँ की समृद्धि के बारे में लिखा। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा कि यहाँ का राजा बौद्ध धर्म का संरक्षक था, लेकिन वो शैव और वैष्णव सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता था। उनके राज में कृषि इतनी उन्नत थी कि लोग खुशहाल थे। तो ये धार्मिक सहिष्णुता और आर्थिक समृद्धि, ये है स्वर्ण युग की असली पहचान, सिर्फ एक राजा की जीत नहीं। बिल्कुल सही। ये एक ऐसे समाज की तस्वीर है जो स्थिर है, सहिष्णु है और समृद्ध है। और इसी माहौल में कला फलती फूलती है। महाशिवगुप्त बालार्जुन की मां रानी वाष्टा ने अपने पति राजा हर्षगुप्त की याद में सिरपुर में एक मंदिर बनवाया था। लक्ष्मण मंदिर, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये लाल ईंटों से बना है और आज भी खड़ा है ना? जी हाँ, और ये उस समय की वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। सोचिए, एक रानी अपने पति की याद में एक ऐसा अद्भुत स्मारक बनवा रही है। ये सिर्फ एक धार्मिक इमारत नहीं है, ये प्रेम और स्मृति का प्रतीक भी है। तो प्रागैतिहासिक शैलचित्रों से शुरू हुआ सफर, फिर रामायण महाभारत के निशान, रोम के सिक्के और फिर हुएनसांग की यात्रा तक। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास तो सच में आश्चर्यों से भरा हुआ है। यह सिर्फ एक राज्य का इतिहास नहीं है, ये हमें सिखाता है कि कोई भी क्षेत्र अलग थलग नहीं होता। ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय संस्कृतियां बड़े साम्राज्यों के साथ जुड़ती हैं, कैसे सुदूर व्यापार मार्ग बनते हैं और कैसे धर्म, कला और राजनीति मिलकर किसी भूमि को आकार देती हैं। यहाँ मिला हर शिलालेख, हर सिक्का, हर टूटा हुआ मंदिर एक पूरी कहानी कहता है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जमीन के नीचे अभी और कितनी कहानियां दबी होंगी। अगर रानी वाष्टा का बनवाया लक्ष्मण मंदिर आज भी अपनी कहानी कह रहा है, तो उस दौर के आम लोगों के घर कैसे रहे होंगे, उनके बाजार, उनकी बस्तियां, उनकी जिंदगी कैसी रही होगी, जिनके कोई पक्के निशान नहीं बचे। यही इतिहास का सबसे दिलचस्प पहलू है। जो हम जानते हैं वो अद्भुत है, लेकिन जो हम नहीं जानते वो कल्पना के लिए एक अनंत आकाश छोड़ जाता है। शायद हर पुरानी गली, हर पुराने टीले के नीचे कोई ऐसी ही अनकही कहानी दबी हो।